बंजर ज़मीनों को कॉर्पोरेट फार्मिंग के ज़रिए काश्त के काबिल बनाया जाए और फिर उनसे अरबों डॉलर कमाकर मुल्क का मुस्तकबिल रोशन किया। ख्याल बुरा नहीं है, मगर इस मंसूबे की कामयाबी के लिए जो सबसे अहम तरीन फैक्टर है वो है पानी, और मुल्क फ़िलहाल इसकी कमी का सामना कर रहा है। हुकूमत दरियाए सिंध से पानी की कैनाल्स निकालकर चोलिस्तान के सहरा को आबाद करना चाहती है, मगर पाकिस्तान के सूबे सिंध के अंदर इस मंसूबे को लेकर शदीद मुखालफत पाई जाती है। मगर सवाल ये भी है कि सूबे सिंध की जानिब से ही हर दफ़ा पानी के रिजर्वायर्स बनाने पर आवाज़ क्यों उठाई जाती है? बड़ी बुनियादी वजह यह है कि सिंध जो है वो आपका टेल एंड पे सूबा है। पाकिस्तान में जो दरियाओं की जो नेमत है वो शुरू होते हैं हिमालय के पहाड़ों में, वो होते हुए पंजाब को सैराब करते हुए वो सिंध में दाखिल होते हैं और उसके बाद वो इंडस डेल्टा में जाके समंदर में गिरते हैं। और सिंध का में हमने देखा है कि जब से पाकिस्तान बना है दहाइयों के दौरान कि दरिया सूखता गया है, इंडस डेल्टा तबाह होता गया है। ये पंजाब में 5 दरिया हैं, सिंध में ये एक माइटी रिवर इंडस है, एक ही दरिया है। और जब लोगों का एक्सपीरियंस ये बताता है कि जब ये इसका पानी कम होता है तो यहाँ पे लोगों का जो ज़िंदगी है उस पर डायरेक्ट असर पड़ता है, एग्रीकल्चर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी पे असर पड़ता है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा जो चोलिस्तान कैनाल के हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेचैनी है। पिछले 5-6 माह में हमने ये बेचैनी बढ़ते हुए देखी है और इसलिए गली गली, शहर शहर, देहात देहात ऐसे लोग भी जो वैसे सियासत में शायद दिलचस्पी ना रखते हों वो खुलकर बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस। सिंध में क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तमाम सूरत हाल से कितनी परेशान है, इस पर आगे चल के बात करेंगे। मगर सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये कैनाल मंसूबा है क्या। जिस वक्त दिमर बादशाह डैम बनने के बाद तरबेला की रिप्लेसमेंट का पानी मैसर आ जाएगा तो फिर दरिया सिंध से पानी चश्मा झेलम लिंक कैनाल के थ्रू डाइवर्ट करके दरिया झेलम में लाया जा सकता है। फिर झेलम से जो लिंक्स हैं चनाब को फीड करने के, उससे दरिया चनाब में पानी आ सकता है। चनाब के ऊपर 3 जगह पे वो छोटे छोटे डैम बना रहे हैं जिनके बीच में से फिर एक लिंक कैनाल निकाली जाएगी जो कि पानी दरिया सतलुज में लेके आएगी और सतलुज के ऊपर 2 बैराज बनाए जाएंगे और वो 2 बैराज में उनमें से 2 कैनाल्स निकाली जाएंगी जो कि चोलिस्तान को फीड करेंगी, एक स्मॉलर चोलिस्तान के लिए और एक ग्रेटर चोलिस्तान के लिए। इतना अच्छा मंसूबा तो है, फिर आखिर परेशानी क्या है? तो परेशानियां हैं और वो भी 2। सबसे पहले ये कि इस मंसूबे के लिए आखिर पानी आएगा कहाँ से, क्योंकि मुल्क तो पहले ही पानी की कमी का शिकार है। और दूसरी ये कि अगर ये 6 कैनाल्स 6 महीने चलेंगे तो फिर बकिया 6 महीने कॉर्पोरेट फार्मिंग कैसे होगी? कोई 2 बंदे एक बात नहीं कर रहे। कोई कहता है कि जी ये फ्लड के लिए जो है कैनाल्स बनाई जा रही हैं कि जब सैलाब आएगा तो हम इसे इरीगेशन करेंगे। भाई सैलाब तो हर साल नहीं आता, जिस साल सैलाब नहीं आएगा उस साल आप इरीगेशन नहीं करेंगे। और सतलुज की जहाँ तक ताल्लुक़ है तो सतलुज में एक बहुत बड़ा सैलाब 1988 में आया था और उसके बाद पिछले साल आया है 2023 में, और इन बिटवीन कोई खातिर खा फ्लडिंग नहीं हुई दरिया सतलुज में। ये कैनाल है, ये 6 महीने के लिए चलेगी और बात हो रही है यहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग की। मुझे नहीं पता कि दुनिया में कौन से कॉर्पोरेट फार्म्स हैं जो सिर्फ 6 महीने के लिए चलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस मंसूबे से सबसे ज़्यादा सिंध के इलाके मुतासर होंगे, मगर ये तासुर भी गलत है। बल्कि पंजाब के वो इलाके जो इस वक्त भी पानी की कमी का सामना कर रहे हैं वो इस मंसूबे से सबसे ज़्यादा मुतासर है। और फिर अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि जी ये पानी जो है ये पंजाब ही की जो कैनाल्स में पानी आ रहा है उसी में से इसमें डाइवर्ट किया जाएगा, तो फिर उन फार्मर्स का क्या बनेगा जिनके हिस्से का पानी यहाँ पे आ जाएगा। पिछले 20-25 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, हमेशा पंजाब को पानी अपने हिस्से से कम मिला है जो एलोकेशन है, क्योंकि सिस्टम में पानी ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि पंजाब का पानी कोई और देखे, सिस्टम में पानी कम है तो इसलिए जितनी एलोकेशन है उससे कम पानी मिल रहा है। जब कम पानी आएगा तो कौन सफ़र करेगा? सबसे पहले वो सफ़र करेगा जो कैनाल के टेल एंड के ऊपर है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जी ये कैनाल सिर्फ फ्लड में चलेगी 2 महीने के लिए और बाकी ये 4 महीने के लिए पंजाब के पानी से चलेगी, तो इसका मतलब है कि पंजाब के वो फार्मर जिनको अभी भी पानी पूरा नहीं मिल रहा
उसमें और फार्मर शामिल हो जाएंगे जिनको मज़ीद पानी पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये पानी जो है मज़ीद 6 महीने के लिए जो है 4 महीने के लिए इधर चोलिस्तान की तरफ डाइवर्ट होगा। तो इस तरह से पंजाब में भी एक फार्मर्स को तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा पानी की कमी की वजह से। तो फिर समझ नहीं आती कि ये अगर इनके पास इतना पानी है कि वो इस कैनाल में डाइवर्ट करने के लिए इनके पास वाफिर मिक़दार में पानी आ गया है, तो फिर ये पानी जो है ये उन फार्मर्स को क्यों नहीं मिलता जो ऑलरेडी टेल के ऊपर बैठे हुए हैं। खुसूसन साउथ पंजाब की अगर मैं बात करूं तो इधर को अगर आप जाके देखें तो फार्मर्स के पास पीने का पानी नहीं होता जब सर्दियां आती हैं। कैनाल्स रोटेशंस पे चली जाती हैं। हमेशा जो टेल एंड के फार्मर्स हैं वो उनके पास मुरब्बों के हिसाब से ज़मीनें हैं, लेकिन वो बेचारे जो हैं वो बकरियां चराने के अलावा और हेड के फार्मर्स के पास एज ए मज़ारा काम करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, ना वो उस जगह से निकल सकते हैं क्योंकि उनकी ज़मीन है वहाँ पे, उसको छोड़ के जा नहीं सकते। तो वहाँ पे तो बहुत मिजरेबल लाइफ है, और इतनी मिजरेबल लाइफ में अगर आप वहाँ से निकाल के पानी आगे कॉर्पोरेट फार्म्स की तरफ लेके जाएंगे तो एक सोशल इशू पैदा होगा। लोग कहेंगे कि भाई हमें तो पानी मिल नहीं रहा तो आगे क्यों जा रहा है पानी। चलो पानी का मसला हल भी कर लिया, बारिशें हो गई, दरिया लबालब भर गए, फिर भी ये मंसूबा सहरा के अंदर फीजिबल ही नहीं है। और भारत अपने राजस्थान के इलाके में कैनाल्स के ज़रिए एक ऐसा ही मंसूबा बना चुका है जो कि बुरी तरह नाकाम हो गया। लेकिन अगर आप वहाँ पे कैनाल लेके आते हैं और कैनाल से आप वाटर प्रोवाइड करते हैं, ड्राउट आएगा तो आपकी कैनाल बंद हो जाएगी, सैलाब आएगा तो भी आपकी कैनाल बंद हो जाएगी, क्योंकि ये आपके इरिगेशन की प्रॉपर मैनेजमेंट में ये चीज़ लिखी गई है कि जब सैलाब आता है तो कैनाल के गेट बंद कर दिए जाते हैं, नहीं तो कैनाल में इतनी ज़्यादा सिल्ट चली जाती है, रेत और मिट्टी चली जाती है कि कैनाल भर जाती है रेत और मिट्टी से। तो इसलिए सैलाब में भी कैनाल को बंद कर दिया जाता है और ड्राउट में वैसे ही कैनाल में पानी नहीं आता। और ये चीज़ हर साल होती है, हर दूसरे तीसरे साल ज़्यादा सेवेरिटी के साथ होती है, हर 8वें 10वें साल के बाद जो है बहुत ज़्यादा सेवेरिटी के साथ ये चीज़ होती है। तो ऐसे मौके पे तो आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं देगा कि जी आपके पानी की सप्लाई को हम इंश्योर करते हैं। तो बेसिकली आपको एक ऐसा रोबस्ट वाटर सप्लाई का सिस्टम चाहिए जिसको हम लेवल ऑफ सर्विस कहते हैं, कि वो लेवल ऑफ सर्विस आपका कॉर्पोरेट फार्म के ऊपर पानी की सप्लाई का ड्राउट प्रूफ हो, वो फ्लड प्रूफ हो, वो एनवायरनमेंट के साथ कंपैटिबल हो, वो एनवायरमेंटल डैमेज ना करे, वो सोशल डैमेज ना करे, और उसमें जो पानी की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी हो कि जो आपकी प्रोडक्ट्स बनती हैं उन प्रोडक्ट्स में किसी किस्म के जहर और किसी किस्म की जो है वो आलूदगी ना आए। तो आपको एक आला क्वालिटी का पानी चाहिए जो आपकी एफिशिएंट इरिगेशन की मशीनरी को चला सके, क्योंकि कैनाल का जो पानी है आपका इस वक्त खुसूसन दरिया सतलुज का, वो दुनिया के गंदे तरीन पानियों में से एक है, और वही पानी नहर के पानी के साथ मिक्स होकर आपके पूरे इरिगेशन सिस्टम में आता है, और वो इस वक्त जो आलूदगी है वो आपके फूड चेन का हिस्सा बन चुकी है। आप इसी आलूदा पानी को जब लेके आएंगे अपने कॉर्पोरेट फार्म के लिए तो आपकी कॉर्पोरेट की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी इंटरनेशनल मार्केट में रिजेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी। तो आप इस पानी के साथ पोल्यूशन वाली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके इंटरनेशनल मार्केट्स में कम्पीट नहीं कर सकते। फिर ये कि आप जहाँ पे कैनाल लेके जा रहे हैं वो जगह तो डेजर्ट है, वो तो ऊंची नीची है, उसमें सैंड ड्यून्स है। हमारे हमसाए में भारत ने राजस्थान में कैनाल्स बनाने का तजर्बा किया 1960 में, 1960 ऑनवर्ड, और वो तजर्बा बुरी तरह से नाकाम हुआ। इस वक्त अगर आप सैटेलाइट इमेजेस पे जाके देखें, उधर विजिट करेंगे तो आपको और बड़ी चीजें पता चलेंगी। सिर्फ आप सैटेलाइट इमेजेस देखें राजस्थान कैनाल के, मीलों लंबी कैनाल्स हैं जो रेत के नीचे दब गई हैं, क्योंकि जो रेगिस्तान है उसके बीच में रेत उड़ती है, उसके बीच में ड्यून काट के कैनाल बनाई तो जा सकती है लेकिन मेंटेन नहीं की जा सकती, हवा मुसलसल चलती है, और ये कोई छोटी सी जगह नहीं है। जब आप मिलियंस ऑफ एकड़ की बात करते हैं तो ये कोई मजाक नहीं है। बहुत से लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि 1 मिलियन कितना होता है, लेट अलोन के 1 मिलियन एकड़ कितने होते हैं। कई शहरों के शहर समा जाते हैं 1 मिलियन एकड़ में, ये बहुत बड़ा एरिया होता है। इसको 100-200 बुलडोजर फेर के, 1000 बुलडोजर फेर के सीधा नहीं किया जा सकता, और सीधा करेंगे भी तो वो एनवायरमेंटल डैमेज होगा उससे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं,
कि क्या कॉर्पोरेट फार्मिंग करने का तरीका इस डेजर्ट में कैनाल बना के करना है, क्योंकि कैनाल के लिए तो फिर आपको डेजर्ट को प्लेन करना पड़ेगा। डेजर्ट को प्लेन करें तो दोबारा मिट्टी उड़नी शुरू हो जाती है, डेजर्ट दोबारा अपनी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये कोई आसान बात नहीं है। और ये फिजिबिलिटी जो करनी थी, ये तो मेरे ख्याल में इस प्रोजेक्ट को कंसीव करने से पहले करनी थी कि भाई आपने पानी वहाँ पे पहुँचाना किस तरह से है। और कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर मिलियंस ऑफ डॉलर्स और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेके आपके फार्म पे उस वक्त तक नहीं आके इन्वेस्ट करेगा जब तक उसको ये नहीं पता होगा कि मुझे पानी कितना मिल रहा है, किस क्वालिटी का मिल रहा है और उसके मिलने की जो रिलायबिलिटी है वो कितनी है। ऐसा नहीं है कि यह मंसूबा नाकाबिले अमल है, बल्कि माहिरीन समझते हैं कि इस मंसूबे पर अमल हो सकता है, मगर इस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस सवाल पर बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी पार्टी इस मामले से इतने ही लायक थे जितना वो इस वक्त जाहिर कर रहे हैं, या फिर मामला कुछ और है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी अपना एफर्ट कर रही होती हैं वो इक़्तिदार में आने के लिए करती हैं, और पीपल्स पार्टी इस वक्त इक़्तिदार की पार्टी है। वो पिछले 16 साल से एक सूबे पर हुकूमत करती आ रही है। ये पार्टी मुज़ाहमत की पार्टी नहीं रही, जैसा कि माजी में हुआ करती थी बेनज़ीर भुट्टो के टाइम पे या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद, कि वो किसी जमहूरियत के कॉज़ के लिए, वो अवाम के हुकूक़ के लिए कोई जद्दोजहद कर रही हो। ये पार्टी अब इक़्तिदार की पार्टी है, और इक़्तिदार में शराकत के लिए जिन कुव्वतों के साथ बैठना होता है उनके फरमाइशें भी पूरी करनी होती हैं, तभी इक़्तिदार का तसलसल रहता है। पीपल्स पार्टी अब इसलिए उस पर सवालिया निशान लग रहा है इस इशू के हवाले से कि अगर सदर जरदारी ने आमादगी ज़ाहिर की थी इस प्रोजेक्ट पे, जैसा कि नोटिफिकेशन वगैरह आए हुए हैं पिछले साल के, और पीपल्स पार्टी ने एक उसूली तौर पे कहा कि हाँ जी ग्रीन पाकिस्तान तो बहुत अच्छा मंसूबा है, हम इसके हक़ में हैं। अब तक पीपल्स पार्टी को सिंध की नुमाइंदा जमात समझा जाता था, और ये समझा जाता था कि वफाक में वो हमारे लिए बात करेगी, सिंध के हुकूक़ के लिए वो बात करेगी। लेकिन ये जो मामला हुआ है, ख़ास तौर पर सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो जुलाई 2024 में एक मीटिंग की और उसमें फिर इस कैनाल की मंजूरी दी, उस मीटिंग के बाद और उसके मिनट्स अब जो जारी हुए तो उसके बाद तो लोगों में और ज़्यादा बदएतमादी, अब आवाम का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि फिर आसिफ अली जरदारी को आकर मुखालफत करनी पड़ी इन कैनाल्स की, लेकिन लोग यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा, आसिफ अली जरदारी के बयान से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश थी। पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा इस कैनाल्स के इशू पर बात करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें पार्टी की गाइडलाइन का मालूम नहीं था कि पार्टी की पॉलिसी इस पर क्या है और हमें क्या बयान देना है। तो ये तमाम बातें भी लोगों में शुकूक व शुबहात पैदा कर रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा क्यों खामोश हैं अभी तक, जबकि आवाम सड़कों पर थी, मुख्तलिफ लोग इस पर बातें कर रहे थे। फिर मुख्तलिफ चैनल्स वहाँ पर उस जगह पर पहुँचे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल ये तासुर देने की कोशिश कर रही थी। ख़ास तौर पर वज़ीर आला सिंध ये तासुर दे रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और कोई काम शुरू नहीं हुआ है अब तक नहरों पर, और काम ये सिर्फ फजूल बातें हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है लोगों को सड़कों पर। लेकिन जब फिर वहाँ पर कुछ चैनल्स, सिंधी चैनल्स पहुँचे और उन्होंने वो वीडियोस दिखाई, कुछ सिंधी कौमप्रस्त रहनुमा वहाँ पहुँचे, उन्होंने वो वीडियोस दिखाई, तो फिर लोगों को समझ में आया कि यहाँ तो काम शुरू हो चुका हुआ है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर उनका वज़ीर आला जो एक इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ है, वो लोगों को गुमराह कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, काम नहीं। अब लास्ट जो वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैं भी मौजूद था, तो वहाँ पर वज़ीर आला सिंध साहब फरमा रहे थे कि सिर्फ 1 लाख रुपए का काम अब तक हुआ होगा वहाँ पर, या 10 लाख रुपए, जबकि वो मशीनें जो वहाँ पर लाई गई हैं वो हैवी मशीनें, मेरे ख्याल में उनको वहाँ पर लेकर आने का ही बिल जो बना होगा वो लाखों रुपए होगा। और फिर वो जुलाई से वहाँ पर खड़ी हुई हैं, इतने महीनों से वहाँ पर, अगर मान लें कि काम भी बंद है वज़ीर आला की बकौल, तो इतने दिन वहाँ पर मशीनों का बिल कितना बना होगा, वो कह रहे हैं 10,000। तो ये इस तरह के छोटे छोटे झूठ जो हैं वो लोगों के अंदर और ज़्यादा शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बदजन हो रहे हैं, लोगों में बदएतमादी बढ़ रही है, और वो न सिर्फ वफाक को अपना दुश्मन समझ रहे हैं, बल्कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी समझते हैं कि वो वफाक के साथ मिलकर उनके पानी के ऊपर जो है वो डाका डाल रही है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद पीपल्स पार्टी को इस मसले की संगीनी का अंदाज़ा नहीं था, इसीलिए उनसे ये चूक हो गई।
अच्छा, मैं देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उनको सियासत करते हुए। ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना कि वो नहीं समझते, सिंध के मसाइल को नहीं समझते। पानी का इशू सिंध का बहुत बड़ा इशू है। 1991 का जो मुआहदा है पानी की तकसीम का, उसके तहत आज तक सिंध को कभी पानी मिला ही नहीं, हमेशा उससे कम पानी मिला। और अब तो सूरत हाल, मेरा खुद ताल्लुक़ एक ज़मींदार घराने से है और मैं सांगड़ में मेरी ज़मीन है। इस दफ़ा वहाँ पर पानी की कमी की वजह से गंदम की पैदावार बहुत कम हुई है, क्योंकि पानी की शॉर्टेज थी। इस वक्त भी वहाँ पर पानी अभी बंद है, पानी नहीं है इस वक्त। तो ये मसला इसलिए भी ज़्यादा उठा क्योंकि दिन ब दिन पानी जो है वो कम होता जा रहा है और लोग ख़ास तौर पर जो सिंध के निचले इलाकों में से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वहाँ तक तो पानी बिल्कुल पहुँच ही नहीं रहा है। तो ये ऐसा इशू नहीं था कि पीपल्स पार्टी को समझ में नहीं आया। देखें, 26वीं आईनी तरमीम और पीका एक्ट, ये ऐसे कवानीन हैं कि ये समझ से बालातर हैं कि कोई भी सियासी जमात जिसने इस मुल्क में रहना है और सियासत करनी है वो ये कवानीन पास नहीं कर सकती। ये दोनों कवानीन इस तरह से इन्होंने पास किए, इनसे लगता है कि इनको यहाँ पर रहना नहीं है इन सियासी जमातों को। तो वो अब जो भी ऐसे कवानीन पास करें जो आवाम के उसमें नहीं है। इसी तरह से ये नहरों का जो इशू है, ये इसको आप उसी से रिलेट करें कि मतलब इनको शायद यहाँ पर रहना नहीं है। ये जब गवर्नमेंट ख़त्म होगी, ये यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ जो पब्लिक जो लोग रह रहे हैं वो भुगतेंगे इनके असरात को। तो अब बदएतमादी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब यकीन नहीं है लोगों को इस सियासी जमात के ऊपर कि वो अवाम की नुमाइंदा जमात है। सूबे सिंध में इस वक्त लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर हैं और वो इस बात से शदीद नाराज़ है कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत इस मामले को सही तरीके से टैकल नहीं कर रही। जब ये बात खुली है तो उनके लिए ये भी मजबूरी है कि अवाम को अपने साथ रखें, क्योंकि अगर आप अवाम को कम्प्लीटली एलियनेट करेंगे ऊपर वालों को खुश करने के लिए, तो उसकी एक पॉलिटिकल प्राइस होती है। और हमने देखा है पिछले 6 महीनों के दौरान कि पीपल्स पार्टी पहले तो खामोश रही। उन्होंने समझा कि ये जो छोटे मोटे मुजाहरे हो रहे हैं शायद ये डिफ्यूज़ हो जाएंगे, लेकिन वो ज़ोर पकड़ते गए हैं। हमारे यहाँ स्कूलों में मुजाहरे हो रहे हैं, ख़वातीन बाहर निकल रही हैं, वकला मुजाहरे कर रहे हैं, समाजी हलके बाहर निकल रहे हैं, नेशनलिस्ट जमातें तो चलें इस इशू पे निकलती हैं, जोश जज्बा दिखाती हैं। तो वो सब पीपल्स पार्टी को जवाबदेह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल साफ़ तरीके से बताना होगा कि ये आपके लिए कितना बड़ा इशू है भी या नहीं है। और अगर है तो इस पर क्या आप सिर्फ ज़बानी कलामी बयानबाजी करेंगे, या ये इतना बड़ा इशू है सिंध की सर्वाइवल के लिहाज से कि इस पर आप अपना इक़्तिदार भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि क्या चोलिस्तान जैसे सहरा में काश्तकारी करना कोई काबिल अमल मंसूबा है? तो इसका जवाब है हाँ। और क्या ये पाकिस्तान में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्टडी की गई है और वो ग्रीन पाकिस्तान ही ने स्पॉन्सर की थी, और उस स्टडी में हमने देखा कि कैनाल्स के अलावा इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। हमने ये देखा कि जो दरियाए सिंध है, जो कि पंजरत से लेके मिठन कोट तक और खान बेला तक और ऊपर तौंसा से लेके ये जो एक ट्रायंगल सी बनती है, इसके बीच में दरियाए सिंध का पार्ट बहुत चौड़ा है और उस पार्ट के नीचे उस पार्ट में रेत है और उस रेत में बहुत ज़्यादा मीठा पानी है। इसी तरह से जो दरिया सतलुज है सुलेमान की से लेके पंजरत तक, इसका पार्ट भी काफ़ी चौड़ा है, इतना चौड़ा नहीं है जितना सिंध का है, और इसके नीचे भी रेत है और रेत में मीठा पानी है। हमने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया उस स्टडी में कि ये पानी कितनी मिकदार में वहाँ पे मौजूद है और क्या इसको निकाला जा सकता है यहाँ से चोलिस्तान में कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए। तो हमने ये देखा कि सतलुज की रेत के नीचे तकरीबन 34 मिलियन एकड़ फुट पानी इस वक्त ड्रिंकिंग क्वालिटी का पड़ा हुआ है। इसी तरह से जो दरिया सिंध वाली साइड थी पंजरत से लेके खान बेला तक, उसको भी हमने एनालाइज किया और उसमें हमने देखा कि 110 मिलियन एकड़ फुट पानी वहाँ पे भी रेत के बीच में इस वक्त पड़ा हुआ है। ये वो पानी का रिसोर्स है जो इस वक्त इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर इस पानी के रिसोर्स को मैनेज किया जाए, मैनेज पे मैं बहुत ज़्यादा जोर दूंगा, सस्टेनेबल मैनेजमेंट अगर इस पानी की जाए तो इस पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी और इसकी सस्टेनेबल यील्ड हमें इस बात की इजाज़त देती है कि हम इस पानी को चोलिस्तान में लेके जाएं और वहाँ पे पाइप्स के थ्रू इस पानी की सप्लाई हो
जो कि आगे एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स जो कि कॉर्पोरेट फार्म्स यूज़ करते हैं उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो और वहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाए। तो ये जो फिजिबिलिटी थी, ये एक आइडिया था कि इस आइडिया को चेक किया जाए। जब हमने चेक किया तो हमने ये तमाम चीज़ें देखी कि ये मौजूद हैं वहाँ पे। पानी की क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर है। सतलुज की क्वालिटी भी WHO के ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी को मीट करती है, और इंडस वाली साइड जो उसकी क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, वो तो एक्सीड करती है उन स्टैंडर्ड्स को जो कि इस वक्त आपके इवन बॉटल्ड वाटर में आपको पानी मिल रहा है, उसको भी वो उनकी क्वालिटी एक्सीड करती है इंडस वाली साइड। तो पानी बहुत है। अब मसला था कि इस पानी को कैसे निकाला जाए और कितना निकाला जाए। ये नहीं कि बस अभी हमें पता चल गया कि इधर पानी पड़ा हुआ है तो बस वो एक क्राउड रश में हर कोई उधर से पानी निकालना शुरू कर दे। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले कानून साजी की जाए कि इस पानी को निकालने का तरीक़ाकार क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, जिसके ऊपर साइंटिफिक बेसिस के ऊपर हमने काम किया। और हमने देखा कि दरिया सतलुज से आप 400 क्यूसिक तक पानी निकाल सकते हैं दरिया सतलुज की रेत में से, और जो इंडस वाली साइड है उधर आप 2000 से भी ऊपर जा सकते हैं, 2000 क्यूसिक से ऊपर जा सकते हैं। सतलुज में 34 मिलियन एकड़ फुट में से सिर्फ 400 क्यूसिक पानी निकालना देखने में लगता है कि ये हम इतने ज़्यादा रिसोर्स में से इतना थोड़ा सा पानी क्यों निकाल रहे हैं। लेकिन जब बात सस्टेनेबिलिटी की आती है तो सस्टेनेबिलिटी में कुछ इसी तरह से चलता है कि रिसोर्स देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन पानी आप 400 क्यूसिक से ज़्यादा इस वक्त उसमें से ना निकालें। लेकिन अगर आप इस दरिया की सेहत को बेहतर करें, इसके साथ जो कच्चे का इलाका है उसमें आप आलूदगी को कम करें, उसमें फॉरेस्ट लगाएं और साथ साथ इसके एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएं, तो फिर इसकी रिचार्ज कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और साल 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल 20 साल बाद जब भी इसमें बड़ा फ्लड आएगा तो वो इस एक्वेफर को ऑटोमेटिकली रिचार्ज करेगा। तो इस तरह से ये हमने एक ऐसा रिसोर्स वहाँ पे डिस्कवर किया जो कि चलते हुए दरिया इसको हमेशा रिचार्ज करता रहता है। और जब सैलाब और बड़े सैलाब आते हैं और मानसून में जो रेगुलर सैलाब आते हैं वो हमेशा इस एक्वेफर को रिचार्ज कर देते हैं। तो इसमें से अगर आप अपनी सस्टेनेबल लिमिट के हिसाब से पानी निकालते रहें तो ना ये पानी का लेवल नीचे जाएगा और ना ही इसमें कोई इस तरह का इशू आएगा कि जी पानी ख़त्म हो गया। और फिर ये हम उस स्टोरेज को इस्तेमाल कर रहे हैं जो स्टोरेज अभी तक इस्तेमाल नहीं हो रही। तो बेसिकली हम एक ऐसे रिसोर्स को टैप कर रहे हैं जो कि इस वक्त इस्तेमाल नहीं हो रहा और उसका रिचार्ज ऑटोमेटिक है। ये आपके एनवायरनमेंट को बेहतर करता है। इसकी मैनेजमेंट में जब आप दरियाओं के कच्चे के इलाके को आलूदगी से पाक करेंगे और उसमें फॉरेस्ट लगाएंगे और उसके माहौल को बेहतर करेंगे तो ये एक विन विन सिचुएशन है एनवायरनमेंट के लिए भी और वाटर सप्लाई के लिए भी। यानी ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बनता है जिसमें प्रोजेक्ट के जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं वो नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव हो जाते हैं। और फिर जिस क्वालिटी का पानी डेजर्ट में आता है उससे आप हर तरह की कॉर्पोरेट फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये वो पानी है जो कि जिसकी सप्लाई जो है वो रिलायबल है। ना इसको ड्राउट से कोई फ़र्क पड़ता है, ना इसको जो है वो सैलाब से फ़र्क पड़ता है। तो ये वो एक ऐसा सिस्टम है जो अगर आप लगाएं तो इसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी भी इंश्योर करने के लिए तैयार हो जाएगी और आपका कॉर्पोरेट फार्मर जो है वो भी कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ, अगर मैं आज इधर सहरा में कोई फार्मिंग के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरी इन्वेस्टमेंट महफूज है, क्योंकि पानी की सप्लाई जो है वो मुतवातर, मुसलसल और रिलायबल तरीके से आ रही है। SIFC जिसके तहत इस मंसूबे को आगे बढ़ाया जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट एक अहम हिस्सेदार है। मगर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट लोगों के जायज़ मुतालबात को सुनते हुए इस मंसूबे में कोई तरमीम करेंगे या फिर वो ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे? हमारे यहाँ हमारी जो अस्करी क़यादत है और जो वफाक में जो सियासी क़यादत है वो तो समझती है कि ये बहुत ज़बरदस्त काम हम करने जा रहे हैं, हम सहरा को आबाद करेंगे, सरसब्ज़ करेंगे। और वो कोशिश कर रहे हैं कि मिडल ईस्ट से हमारे जो अरब दोस्त ममालिक हैं उनको किसी तरह राग़िब करके यहाँ लाया जाए, कॉर्पोरेट फार्मिंग को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हमारी वहाँ पे जब काश्तकारों से बात होती है उनका कहना है कि जी ये इससे छोटे किसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
ये एक अमीर तबके के लिए, एक ताकतवर इदारों को मज़ीद ताकत देने के लिए है। पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर, चोलिस्तान के अंदर ये बदगुमानियाँ, ये शकूक व शुबात मौजूद हैं। सिंध का मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी यहाँ पे कंसर्न्स हैं कि हमारे एक्सपेंस पे ये सब होगा। और जब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इक़्तिदार में बैठी हैं, जब उसको ओन नहीं कर पाती या डिफेंड नहीं कर पाती या एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर वो आवाम के लिए नहीं बनाए जा रहे तो फिर किसके लिए बनाए जा रहे हैं? फिर उनकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पे या ड्यूरेबिलिटी पे या इंटरेस्ट पे सवालिया निशान लगता है। तो अगर तो हमारे एक्सपर्ट्स, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो कन्विंस्ड है कि दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, बाकी मुल्कों ने भी ये किया है, हमें भी करना है और ये अवाम के मुफाद में है, तो फिर उनको आके ये एक्सप्लेन करना होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।